हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ जो सीए फाइनल का ऑडिट चैप्टर है, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी यहीं पर ही इस वीडियो में लर्न करेंगे। ये वाला जो ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट चैप्टर है, ये मोस्टली एग्जाम्स में आता है। आईसी हमेशा पूछता है अपने एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस। तो आज हम इस वीडियो में इसको पूरा ही कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैंने आपके साथ आंसर्स डिस्कस करूंगा। इसी वीडियो में आप लोग मेरे साथ रिपीट करते रहना आंसर्स भी, और लर्न करते रहना। इससे आपको बार बार अलग अलग बुक्स झांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना स्टडी मटेरियल देखने की जरूरत पड़ेगी। आपका सारा ही इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, जिससे कि आपका रिवीजन बना रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला एक क्वेश्चन आता है, की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। कौन कौन से की फीचर्स हैं जो कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो पहले मैं आंसर बोल देता हूँ पूरा, फिर हम उसको यहाँ पर लर्न भी करेंगे। पेशेंस बनाए रखना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी और ये तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली ये पूछा जाएगा चैप्टर, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो इसका आंसर है की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, वो है एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज एन इकोसिस्टम दैट कंबाइंस पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी विद इन एन ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब कि जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है वो एक तरीका का इकोसिस्टम है जो कि कंबाइन करता है किसे, पीपल को भी, प्रोसेस को भी और टेक्नोलॉजी को। किसको कंबाइन करता है? पीपल को, प्रोसेस को और टेक्नोलॉजी को विद इन एन ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले ये लाइन लिखनी ज़रूरी है आपको। फिर उसके बाद हमने बिजनेस एप्लीकेशंस बतानी है विद कैटेगरी ऑफ एग्जांपल्स। कि अगर माइक्रो बिजनेस है तो उसमें कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होंगे, तो वो उसमें इस्तेमाल होगा टैली या फिर क्विक बुक्स। अगर माइक्रो वाला है, माइक्रो बिजनेसेस या स्मॉल बिजनेसेस हैं, तो आपको क्या इस्तेमाल करोगे? टैली या क्विक बुक्स। फिर स्मॉल से मीडियम एंटरप्राइजेज हैं अगर, तो उसके लिए टैली ईआरपी, सैप बिजनेस वन और फोकस ईआरपी। इसमें हम टैली प्राइम भी लिख सकते हैं, बट बुक में स्टडी मटेरियल में कहीं पे टैली प्राइम नहीं लिखा हुआ, तो मैंने टैली ईआरपी जो स्टडी मटेरियल में दे रखा है वहीं से उठाया मैंने भी, और वही हम लोग याद करेंगे, वो बेटर रहेगा। टैली ईआरपी, सैप बिजनेस वन और फोकस ईआरपी। और अगर मीडियम से लार्ज एंटरप्राइजेज हैं, लार्ज कंपनीज हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं सैप ईसीसी एंड ओरेकल एंटरप्राइज बिजनेस सूट। कौन कौन सा होगा इस्तेमाल अगर लार्ज एंटरप्राइजेज है? तो सैप ईसीसी एंड ओरेकल एंटरप्राइज बिजनेस सूट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप कहो तो मैं एक बार और बोल देता हूँ इसका आंसर। जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है वो क्या है? एक इकोसिस्टम है जो कि कंबाइन करता है पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी को। और फिर माइक्रो का एग्जांपल आ जाएगा टैली एंड क्विक बुक्स। स्मॉल से मीडियम एंटरप्राइजेस में आ जाएगा टैली ईआरपी, सैप बिजनेस वन और फोकस ईआरपी। और मीडियम से लार्ज एंटरप्राइजेस है अगर, तो सैप ईसीसी और ओरेकल एंटरप्राइज बिजनेस सूट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें है अ रियल टाइम एनवायरनमेंट इज अ टाइप ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट in which business and operations and transactions are initiated, processed and recorded immediately as they happen without delay। जो कि रियल टाइम एनवायरनमेंट है और जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की तरह ही है, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस इनिशिएट होती हैं, प्रोसेस होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं इमीडिएटली और विदाउट डिले। ये क्वेश्चन में एक फर्स्ट लाइन दे रखी है, फिर दूसरी लाइन दे रखी है इट हैज सेवरल क्रिटिकल आईटी कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि एनेबल करते हैं एनी टाइम एनीवेयर ट्रांजेक्शन्स को, जो कि आराम से टेक्स प्लेस हो जाए। मतलब कि कुछ आईटी कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि मदद करते हैं इस ट्रांजेक्शन्स को एनी टाइम एनीवेयर रिकॉर्ड करने के लिए। तो क्वेश्चन में लास्ट लाइन में पूछा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू नेम द कंपोनेंट्स, बता दो आप
और साथ ही साथ उन कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स दे दो। क्या क्या बताना है, कंपोनेंट्स बताने हैं और उसके एग्जांपल्स देने हैं। तो आपको आंसर कैसे स्टार्ट करना है, पहले लिखना है आपको, टू फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शन्स इन रियल टाइम it is essential to have the system, networks and applications available during all times। अगर देखो, अगर सिस्टम वर्क नहीं कर रहा तो आप एनी टाइम एनीवेयर ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाओगे, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। और अगर नेटवर्क ही नहीं है तो आप ट्रांजैक्शन कैसे ही करोगे, और एप्लीकेशन भी आपको चाहिए तभी आप उसको, तो ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए। तो आंसर में आपको यहीं से स्टार्ट करना है, ये पूरा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके आना है आंसर अगर ये क्वेश्चन आता तो। टू फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शन्स इन रियल टाइम इट इज एसेंशियल टू हैव द सिस्टम, नेटवर्क एंड applications available during all times। फिर सेकंड पॉइंट लिखना, it has several critical IT components that enable anytime anywhere transactions to take place। ये आपको ऊपर वाली क्वेश्चन में से उठा के चिपकानी है। और एनी फेलियर इवन इन वन component, जो मैंने अभी आपको बोला, any failure even in one component could render the real time system, आपकी रियल टाइम में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, एंड could result in a loss of revenue and goodwill। आपका रेवेन्यू भी लॉस होगा और गुडविल भी खराब होगी। तो पहले आपको ऊपर की भूमिका बना के आनी है, फिर उसके बाद जो मेन आंसर है वो लिखना है। आईटी कंपोनेंट्स इंक्लूड्स कौन कौन से करते हैं, एप्लीकेशन, मिडलवेयर, नेटवर्क, हार्डवेयर। मेरे साथ रिपीट करते रहो आंसर्स को, एप्लीकेशन, मिडलवेयर, नेटवर्क, हार्डवेयर। एप्लीकेशन, मिडलवेयर, नेटवर्क, हार्डवेयर, ये आपके चार कंपोनेंट्स हो गए। एप्लीकेशन का क्या होगा, आपने अभी भी लर्न करा। एप्लीकेशन कौन से इस्तेमाल होते हैं, ईआरपी एप्लीकेशन इस्तेमाल होते हैं, ईआरपी एप्लीकेशन सैप। दूसरा है ओरेकल ई बिजनेस सूट। और तीसरा है कोर बैंकिंग। तीसरा है कौन सा, कोर बैंकिंग। तो एप्लीकेशन याद हो गया होगा आप सभी को, एग्जांपल्स और आईटी कंपोनेंट, आपने एप्लीकेशन याद कर लिया। उसके बाद आपको उसके एग्जांपल लिखने हैं, क्या, ईआरपी एप्लीकेशन सैप, ओरेकल ई बिजनेस सूट, कोर बैंकिंग। फिर आपका आ जाएगा मिडलवेयर। मिडलवेयर में क्या क्या आ जाएगा, वेब सर्वर्स लाइक अपाक, ओरेकल फ्यूजन, IIS। कौन कौन से आ जाएंगे वेब सर्वर्स, अपैक, ओरेकल फ्यूजन और IIS। नेटवर्क्स में आ जाएंगे वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब वैन और लैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। और हार्डवेयर में आ जाएगा आपका सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, बैकअप एंड स्टोरेज डिवाइसेस। हार्डवेयर तो यही होते हैं ना, आप सभी को पता होगा, सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, बैकअप एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो आपको ये सेकंड वाला आंसर भी याद हो गया होगा। इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि रियल टाइम में जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए जो ट्रांजैक्शन इनिशिएट प्रोसेस होती हैं वो कैसे रिकॉर्ड होंगी विदाउट डिले। ये एक लाइन बोल दी। फिर उसके बाद पूछा कि दूसरी लाइन ये लिखी थी कि जो सेवरल क्रिटिकल आईटी कंपोनेंट्स होते हैं वो एनी टाइम एनीवेयर ट्रांजैक्शंस को हेल्प करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। तो उसके आईटी कंपोनेंट्स बता दो और साथ ही साथ क्या बता दो, एग्जांपल्स बता दो। तो स्टार्टिंग में हम लोग ये भूमिका लिखनी है जो मैंने अभी पहले पढ़ी, और यही हाईलाइट करने जो मैंने येलो से मार्क कर रखे हैं वो हाईलाइट करने। और आईटी कंपोनेंट्स याद कर लो मेरे साथ एक बार फिर से, एप्लीकेशन, मिडलवेयर, नेटवर्क, हार्डवेयर। एप्लीकेशन, मिडलवेयर, नेटवर्क, हार्डवेयर। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीआई कई बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को। अंडरस्टैंडिंग से आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा, ऐसे 315 में हम अंडरस्टैंड करते हैं कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट को। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऐसे कौन सा होता है, ऐसे 230, वहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो वहाँ पे हम ऐसे 230 से लिंक हो गया। आप देखो आंसर कैसे लिखना है, अंडरस्टैंडिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड एज पर ऐसे 315। जो मैंने भी पहले बोला आपको क्वेश्चन के साथ साथ वही लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड कहाँ से करोगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को, ऐसे 315 में। और इसके फिर 5 पॉइंट्स भी दे रखे हैं, उसे भी लर्न करना है। द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग।
जो ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग होगी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में, वो ये सब इंक्लूड करेगा। क्या इंक्लूड करेगा? वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो पढ़ लो। द एप्लीकेशन दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी, कौन कौन सी एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रहा है कंपनी। डिटेल ऑफ द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, कौन कौन से हैं कंपनी के। ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चर। चौथा है द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट आर बीइंग फॉलोड, और आईटी रिस्क एंड कंट्रोल से रिलेटेड क्या प्रोसीजर्स हैं। फिर एंड में आप लिख देना द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एज पर ऐसे 230। तो पहले आपने अंडरस्टैंडिंग क्या से लोगे 315 में, और फिर ऐसे 230 में आप क्या करोगे, उसे डॉक्यूमेंट कर दोगे। तो जो बीच के जो 5 पॉइंट्स हैं मेजरली, उसे याद करते हैं। एप्लीकेशंस कौन कौन से इस्तेमाल कर रहा है कंपनी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, आईटी रिस्क एंड कंट्रोल। एक बार फिर से, एप्लीकेशंस दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या है कंपनी के, एंड आईटी रिस्क एंड कंट्रोल्स। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रखा है मैंने इस क्वेश्चन को, तो याद करते हैं। ये क्वेश्चन है, इन अ कंट्रोल बेस्ड ऑडिट in an automated environment, the audit approach can be classified into 3 broad phases comprising of planning, execution and completion। तो हमें ऐसी ही लाइंस देगा आईसीआईबी क्वेश्चन में, जो मेन एग्जाम होगा आपका, और वहां से आपको देखना पड़ेगा कहाँ से आपको हिंट मिलेगा। आप देखो ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इन अ कंट्रोल बेस्ड ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट समझ पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आगे आप पढ़ोगे यहाँ पे आंसर्स क्वेश्चन सब आपको समझ में आ जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कौन सा आंसर कहाँ लिखना है। इसलिए मैंने क्वेश्चन वाले भी लिए हैं कि भाई आपको कोई दिक्कत आए नहीं। द ऑडिट अप्रोच मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू 3 फेजेस में क्लासीफाई होना चाहिए। कहाँ पे? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन में। आपको क्या बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेवेंट कंसिडरेशन ऑफ एवरी फेज इन अबव ऑडिट अप्रोच इन केस ऑफ ऑडिट एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, रिस्क असेसमेंट होता है। जो ऑडिटर क्या करता है, रिस्क असेसमेंट करता है। किसका? तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट द ऑडिटर शुड कंसिडर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम्स एट द कंपनी। जो कंपनी में आईटी सिस्टम यूज हो रहे हैं, उसका क्या करेगा ऑडिटर, रिस्क असेसमेंट करेगा। अभी हम लोग पहले समझ लेते हैं इस पूरे आंसर को, फिर याद भी करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है, when obtaining an understanding of the business process and performing the walkthroughs, the use of IT system and applications should be considered। जो एप्लीकेशन कंसिडर करी जाएगी जब ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग कर रहा होगा बिजनेस प्रोसेस के बारे में और वॉक थ्रू कर रहा होगा आईटी सिस्टम के बारे में। तीसरा पॉइंट है, वाइल असेसिंग द एंटिटी लेवल कंट्रोल, जब ऑडिटर असेस करेगा जो एंटिटी लेवल कंट्रोल, तो ऑडिटर का देखा है द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू आईटी गवर्नेंस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड रिव्यूड। आईटी गवर्नेंस के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करेगा और रिव्यू करेगा। फोर्थ पॉइंट में बेसिक कंट्रोल देखेंगे, क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, और जो जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन है वो कंसिडर करी गई हैं और रिव्यू करेगा उन्हें भी। फिर टेस्टिंग फेज में द रिजल्ट्स ऑफ द जनरल आईटी कंट्रोल कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। टेस्टिंग फेज में ऑडिटर देखेगा द रिजल्ट्स ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग। तो ये भी टेस्टिंग फेज में ऑडिटर चेक करेगा। फिर सिक्स्थ पॉइंट में व्हेन टेस्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स देखेगा जो जनरेट हो रही होंगी आईटी सिस्टम से और एप्लीकेशन से। और सेवन्थ पॉइंट एक कंप्लीशन स्टेज है, जहाँ पे ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कंट्रोल डेफिशिएंसी दैट में रिक्वायर यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। तो पहला, मेरे साथ बोलते रहो। पहला है रिस्क असेसमेंट, जहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा,
कंसिडर करेगा आईटी सिस्टम एट द कंपनी, आईटी सिस्टम कैसा है कंपनी का, तो रिस्क असेसमेंट करेगा। दूसरे में क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा बिजनेस प्रोसेस को, बिजनेस प्रोसेस कैसी हैं, एंड परफॉर्मिंग द वॉक थ्रू ऑफ यूज ऑफ आईटी सिस्टम एंड एप्लीकेशंस को। तो पहले पॉइंट में जो आपको हाईलाइट करना आईटी सिस्टम, फिर वॉक थ्रू द यूज ऑफ आईटी सिस्टम, फिर असेस करेगा एंटिटी लेवल का कंट्रोल में आईटी गवर्नेंस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड रिव्यू। आईटी गवर्नेंस को क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और रिव्यू करेगा। फिर आईटी कंट्रोल एंड एप्लीकेशन को भी क्या करेगा, कंसिडर करेगा और रिव्यू करेगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इसमें चेक करेगा। तो परवेजिव कंट्रोल्स इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड जनरल आईटी कंट्रोल्स शुड बी रिव्यू। फिर फिफ्थ पॉइंट में टेस्टिंग फेज में नेचर टाइम एंड एक्सटेंट देखेगा। सिक्स पॉइंट में जो टेस्टिंग से रिपोर्ट जनरेट हो रही है उनकी वो सही रिपोर्ट जनरेट हो रही है नहीं हो रही, जनरेटेड थ्रू आईटी सिस्टम एंड एप्लीकेशन से, उसके बारे में चेक करेगा। फिर कंप्लीशन स्टेज में इवेल्युएट करेगा कंट्रोल ऑफ डेफिशिएंसीज दैट में यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड कैट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है आपका the volatility and unpredictability and pace of changes that exist in business environment today is far greater than in the past, and consequently it throws more risk to business which require them to have need continuously manage such a risk। क्या होता है, जो बिजनेस वर्क करता है ना उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। तो वॉलेटिलिटी रहती है, अनप्रडिक्टेबिलिटी भी रहती है कि आपको पता नहीं होता कि अब क्या आ जाए, कोई चीज़ चेंज हो जाए, क्या हो जाए। तो ये एक आईसीआई ने एक पहली लाइन ये ली थी। फिर उसके बाद कोई पूछा है एंड में, स्टेट वेरियस रिस्क बताओ विच एन एंटरप्राइज में हैव टू फेस एंड मैनेज। कौन कौन से रिस्क एंटरप्राइज देखता है, फेस करता है एंड उसको कैसे मैनेज करता है। दोनों चीजें पूछी हैं, फेस कैसे करता है कौन कौन से रिस्क, और उसको मैनेज कैसे करता है। तो पहले आपको रिस्क के बारे में लिखना है इस आंसर में। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग गो रॉन्ग। कुछ रिस्क, ऐसा रिस्क यही होता है कि कुछ गलत ना हो जाए। इन अदर वर्ड्स, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट एन इवेंट विल हैपन विच प्रिवेंट्स अ कंपनी फ्रॉम अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। जहाँ पे कंपनी अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाएगी जो उसने ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं, तो वो रिस्क अराइज होंगे और जो कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिससे कि अब कंपनी बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाती। तो वो कौन कौन से रिस्क होते हैं, पहले तो वो लिखने हैं। उसकी मैंने निमोनिक्स बना रखी है, वो भी याद कर लेंगे। पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल्स हैं उसके। मार्केट रिस्क, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी रिस्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, बिजनेस पार्टनर रिस्क, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क। अब देखो मार्केट में कुछ चेंज आता है तो भी आपके बिजनेस में इफेक्ट करेगा, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव अचीव ना कर पाओ। कोई रेगुलेटरी लग गया गवर्नमेंट की तरफ से कि ये आप नहीं कर सकते या ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते सपोज, तो आप पे एक तरीके से आपसे एकदम प्रॉफिट में इम्पेक्ट पड़ता है उसका। कोई टेक्नोलॉजी एकदम चेंज हो गई, अब जैसे मोस्टली जो है, हम आपने देखा होगा कि एकदम चैट जीपीटी इन सब का एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे कि भाई उन सब के टूल्स अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपका जो बिजनेस है वो कम स्पीड से ग्रो कर रहा है। बाकी जो ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं वो फास्टर ग्रोथ ले रहे हैं। कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में आए दिन चेंजेस आते रहते हैं। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क, आपने को फाइनेंशियल्स में चेंजेस हो गए। ऑपरेशनल रिस्क, जो कि आपको पता नहीं होता, जैसे कोई ना कोई ऑपरेशनल काम जो करती है वर्कर्स जो काम करते हैं उसमें कोई चेंजेस आ गए। क्रेडिट रिस्क आ जाता है, बिजनेस पार्टनर रिस्क आ जाता है, प्रोडक्ट में रिलेटेड रिस्क आ जाता है कोई, या एनवायरमेंटल रिस्क कोई हो सकता है। अब इन सबको याद करने के लिए आपको याद करना है मिस्टर पोएट BCF। क्या याद करना है, मिस्टर पोएट BCF। तो पहला है एम से मार्केट रिस्क,
आर से है रेगुलेटरी रिस्क, फिर पी से है प्रोडक्ट रिस्क, ओ से है ऑपरेशनल, फिर ई से है एनवायरमेंटल, टी से है टेक्नोलॉजिकल, बी सी एफ बिजनेस पार्टनर रिस्क, और सी से है क्रेडिट रिस्क, एफ से है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क। तो एक बार फिर से बोलेंगे, मिस्टर पोएट बी सी एफ। मिस्टर पोएट बी सी एफ मार्केट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, पी से प्रोडक्ट रिस्क, ओ से ऑपरेशनल रिस्क, ई से एनवायरमेंटल रिस्क, टी से टेक्नोलॉजिकल रिस्क, बी से बिजनेस पार्टनर रिस्क, सी से क्रेडिट रिस्क, और एफ से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क। अब इसके कंटिन्यूटी में एक ये भी लिखना है कैसे उसे मैनेज करोगे। तो डेफिनेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट लिखना होगा पहले आपको। रिस्क मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, पीपल, टूल्स एंड टेक्निक्स थ्रू विच कंपनीज क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव गोल्स, आइडेंटिफाई करेंगे इवेंट्स दैट अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड एसेस करेंगे लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट, फोर्थ में रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट रिस्क, और फिफ्थ में करेंगे असेस एंड रेसिडुअल रिस्क। तो कंपनीज को क्या करना होगा, रिस्क को मैनेज करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, पीपल एंड टूल्स एंड टेक्निक्स, जिससे कि कंपनी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, आइडेंटिफाई द इवेंट्स दैट अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, असेस करेंगे लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट, फोर्थ में रिस्पॉन्स एंड मिटिगेट द रिस्क, एंड असेस द रेसिडुअल रिस्क। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, डिफाइन, आइडेंटिफाई, असेस, रिस्पॉन्ड एंड रेसिडुअल रिस्क। कैसे होगा, डिफाइन, आइडेंटिफाई, असेस, रिस्पॉन्ड, रेसिडुअल रिस्क। डिफाइन करेंगे किसको, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को, आइडेंटिफाई द इवेंट्स दैट अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, फिर आइडेंटिफाई करेंगे दूसरे में, थर्ड पॉइंट में assess the likelihood and impact, फोर्थ में mitigate and respond risk, और फिफ्थ में रेसिडुअल रिस्क। अब यहाँ पे हमारा आंसर 5 कंप्लीट हो जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, वाइल इवेल्युएटिंग द रिस्क एंड कंट्रोल एट एंटिटी लेवल पर द ऑडिटर शुड कंसिडर टेक कॉग्निजेंस ऑफ द प्रेवेलेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल ऑपरेटिंग इन द एंटिटी। तो भाई ऑडिटर को क्या करना होता है, कॉग्निजेंस लेना होता है किस चीज़ का, प्रेवलेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेवल कंट्रोल। ठीक है, एक्सप्लेन बट दे परटेन टू विच फ्यू एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको ये बताना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में एक तरीके से डायरेक्ट ईएलसी और इनडायरेक्ट ईएलसी, ईएलसी मतलब एंटिटी लेवल कंट्रोल बताने हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं। तो आंसर पहले पढ़ते हैं। आंसर में लिखा है, डायरेक्ट ईएलसी ऑपरेट एट अ हायर लेवल देन बिजनेस एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन लेवल, such as a business process or sub process level, account balance level, at a sufficient level of precision to prevent, detect or correct a misstatement in a timely manner। जो कि डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल है, वो कि कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, जहाँ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, और अकाउंट बैलेंस लेवल पे इस्तेमाल होती है डायरेक्ट ईआरसी, जो कि क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, डिटेक्ट करेगा और करेक्ट करेगा, तीनों चीजें करेगा। प्रिवेंट भी करेगा, डायरेक्ट डिटेक्ट भी करेगा और करेक्ट भी करेगा, किसे, मिस स्टेटमेंट को, वो भी टाइमली मैनर में। अब एग्जांपल्स हैं इसके, एग्जांपल्स का की वो जो है निमोनिक्स वो याद रखना, बी एम। बी से है बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यूज, बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यूज, और एम से मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एक्टिविटीज बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। मॉनिटरिंग किसको करोगे, मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एक्टिविटीज बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो ये डायरेक्ट ईएलसी हो जाएगा, जहाँ पे आप का प्रिवेंट भी होगा, डायरेक्ट भी, डिटेक्ट भी होगा और करेक्ट भी होगा, क्या, मिस स्टेटमेंट। बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यूज, और दूसरा कौन सा, एम से मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, जैसे कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन। फिर आता है इनडायरेक्ट ईएलसी, वो है, ये रिलेट नहीं करता, डू नॉट रिलेट टू एनी स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस से रिलेट नहीं करता,
ना ही कोई ट्रांजैक्शन से रिलेट करता, ना ही कोई अकाउंट बैलेंस से रिलेट करता, एंड हेंस कैन नॉट प्रिवेंट और डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट्स। इनडायरेक्ट ईएलसी जो होता है ना तो किसी स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस से रिलेट करता, ना ही ट्रांजैक्शन से, ना ही अकाउंट बैलेंस से, और ये ना तो इसलिए प्रिवेंट भी नहीं कर सकता, ना ही करेक्ट कर सकता या डिटेक्ट कर सकता मिस स्टेटमेंट को। However, they contribute indirectly to the effective operation of डायरेक्ट ईएलसी एंड अदर कंट्रोल एक्टिविटीज। लेकिन ये इनडायरेक्टली क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, डायरेक्ट ईएलसी को और कंट्रोल एक्टिविटीज को। इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, CHE। सी से है कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स पॉलिसी, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स पॉलिसीज। एच से ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। ई से एम्प्लॉय जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एग्जांपल्स आपको याद हो गए होंगे, एक बार मैं हम फिर से, डायरेक्ट ईएलसी का एग्जांपल था BM, और इनडायरेक्ट का था CHE। तो BM में आपको याद होगा बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यूज, और M से मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और इनडायरेक्ट का याद हो गया CHE, कोड ऑफ कंडक्ट और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज और एम्प्लॉय जॉब रोल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 7 वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है, जो कि ICAI मोस्टली पूछता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, साथ में याद करते जाना, रिपीट करते जाना, वीडियो को दोबारा भी आप सुन सकते हो जिससे कि आपको याद हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, यूजिंग रिलेवेंट एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड टेस्ट यूजिंग डेटा एनालिटिक्स। कैसे हम रिलेवेंट और एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएं और टेस्ट करें यूजिंग किसको करके, डेटा एनालिटिक्स को। तो पहले लिखना, जनरेटिंग एंड प्रिपेयरिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रॉ सिस्टम डेटा यूजिंग प्रोसेसेस टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज विच इज नोन एज डेटा एनालिटिक्स। क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो प्रॉपर नहीं होती, रॉ डेटा में होती है, उसको हम कन्वर्ट किससे करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के टूल से उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। The data analytical methods used in audit are known as computer assisted audit techniques, जो कि मोस्टली क्या होती हैं, कैट जिसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। और इसके कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स फॉर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑडिट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, कौन कौन से होंगे, प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स, पहले प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स होगा, फिर रिस्क असेसमेंट होगा, फिर कंट्रोल टेस्टिंग होगी, फिर नॉन स्टैंडर्ड जनरल एनालिसिस होगा, फिर इवैल्यूएशन ऑफ डेफिशिएंसीज होगा, फिर फ्रॉड रिस्क असेसमेंट होगा, फिर फ्रॉड रिस्क असेसमेंट होगा। तो इसको याद करने का तरीका है PRC-NDF। PRC-NDF बार बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। PRC-NDF क्या, प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल टेस्टिंग, नॉन स्टैंडर्ड ऑफ जनरल एनालिसिस, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिशिएंसीज और फ्रॉड रिस्क असेसमेंट। फिर एक क्वेश्चन और बनता है, इसके कंटिन्यूटी में भी ये दोनों क्वेश्चन 7 और 8 एक साथ भी आ सकते हैं या सेपरेटली भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड टू अचीव द सक्सेस विथ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, या फिर कैट बोल दो, एंड एनी ऑफ द सपोर्टिंग टूल्स आर सजेस्टेड अप्रोच टू बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ कैट। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले जो प्रोसेस बतानी है आपको एक तरीके से, अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग IT। अंडरस्टैंड करोगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे ना। अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट यूज इंक्लूडिंग IT, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया, फिर डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया को, फिर आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा, फिर आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा, फिर क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट डेटा, फिर उस डेटा को उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स को एंड क्राइटेरिया को, फिर आइडेंटिफाई करेंगे जो हमें डेटा चाहिए, आइडेंटिफाई सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा,
फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा को, फिर उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ एक्सट्रैक्टेड डेटा। जो आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करा है उसकी वो कंप्लीट है कि नहीं है, वो एक्यूरेट है कि नहीं है, वो चेक करेंगे। फिर हम उसमें क्राइटेरिया लगाएंगे, अप्लाई क्राइटेरिया ऑन डेटा ऑब्टेन्ड, कि हमें उसमें क्राइटेरिया लगाएंगे, वैलिडेट एंड कंफर्म करेंगे डिटेल्स को, फिर रिपोर्ट करेंगे एंड डॉक्यूमेंट करेंगे रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स को। तो जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स का जो अप्रोच है, इसको कैसे लिखना है आपको, इसी फॉर्मेट में डायग्राम बना दोगे तो बहुत ही बढ़िया है। और इसे याद कैसे करना है, आप मेरे साथ रिपीट करते रहो, अभी यहीं पर ही याद करके जाना है आप सभी को। अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट को इंक्लूडिंग आईटी, फिर डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को एंड क्राइटेरिया को, फिर आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा, फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा को, फिर वेरीफाई करेंगे जो आपने डेटा निकाला है, वेरीफाई द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ एक्सट्रैक्टेड डेटा, फिर क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, फिर वैलिडेट करेंगे, फिर रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, व्हेन ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट द ऑडिटर शुड बी अवेयर एंड adhere to and be guided by the various standards, guidelines, procedure that may be relevant to both audit and the automated environment। कुछ गाइडलाइन स्टैंडर्ड से हैं जो कि ऑडिटर को ध्यान देने चाहिए, जो कि कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, बोथ ऑडिट में भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में भी। तो इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स थे, लेकिन मैंने 6 लिखवाया और इन 6 को लिखाना हमारे पूरे मार्क्स आ जाते। और ये मैंने बुक से ही उठाया है क्वेश्चन। पहला ये पॉइंट इसमें लिखना है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। फिर दूसरा पॉइंट लिखना सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फिर सार्बे थर्ड पॉइंट है सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002, ITIL एंड ISO 20000, द पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, द डेटा कार्ड सेंटर और PCI DSS भी लिख सकते हो, फुल फॉर्म लिखोगे तो अच्छा रहेगा। द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। फिर क्या है लास्ट पॉइंट, द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ये क्वेश्चन था कि ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिटर को कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए जो कि रिलेवेंट होता है किसमें, ऑडिट में भी और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में भी। तो कौन कौन से रखेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो हमेशा आएगा ही आएगा। सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट आएगा ही आएगा, जहाँ पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में बात आएगी। सार सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002 आ जाएगा। फिर ITL आ जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। फिर द पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड और द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। अब इसके अंदर का मैटर जितना मैंने लिख रखा है आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसकी, और इसको पढ़ लेना, बहुत आसान है। इसमें कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है इंग्लिश की आपको जो समझ में नहीं आएगा या कुछ ऐसा नहीं है इसमें। इसको बस एक बार पढ़ लेना और मेन जो पॉइंट्स है ना इसको याद कर लेना, मेन तो यही है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्वेश्चन आता है कि द कंट्रोल्स दैट आर पुट इन प्लेस टू मिटिगेट द IT रिस्क एंड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। जो IT रिस्क होते हैं तो उसके लिए हम कौन से कंट्रोल्स लगा सकते हैं जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी, इंटीग्रिटी बनी रहेगी और सिक्योरिटी ऑफ डेटा की, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे 3 होते हैं, कौन कौन से, जनरल IT कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और IT डिपेंडेंट कंट्रोल। कौन कौन से होते हैं, जनरल IT कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और IT डिपेंडेंट कंट्रोल। तो जनरल IT कंट्रोल्स होते हैं, जनरल IT controls are known as pervasive controls or indirect control. General IT controls are policies and procedures that relate to many applications and support the effective functioning of applications control. General IT control maintain क्या करते हैं, integrity of information and security of data. Commonly include controls over the following. अभी क्या क्या नीचे होते हैं वो भी हम याद कर लेंगे, पहले जनरल IT कंट्रोल क्या होता है वो समझ लेते हैं। जनरल IT कंट्रोल को परवेजिव कंट्रोल भी कहा जाता है और इनडायरेक्ट कंट्रोल भी कहा जाता है। जनरल IT कंट्रोल्स क्या होते हैं, पॉलिसी प्रोसीजर्स होते हैं
जो कि रिलेट करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन से, मैनी एप्लीकेशन से, एंड सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग चलती है एप्लीकेशन, सभी वेरियस एप्लीकेशंस की, और उन पे जो कंट्रोल्स लगे उनकी उनकी क्या चलती है, एप्लीकेशन सही तरीके से सपोर्ट करते हैं। जनरल आईटी कंट्रोल्स के होते पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, इफेक्टिव फंक्शनिंग में सपोर्ट करते हैं। इससे क्या होता है, मेंटेनिंग होता है किसका, इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। किसको होता है, इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और सिक्योरिटी ऑफ डेटा बना रहता है। और इसके 5 पॉइंट्स है फर्दर, उसको याद करना है। डेटा सेंटर एंड नेटवर्क प्रोसीजर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, चेंज एंड मेंटेनेंस। जनरल आईटी का यही होगा ना, जहाँ पे डेटा सेंटर सही है नहीं है, सिस्टम का कौन सा आपने एक्विजिशन कर रखा है, मेंटेन करके रखते हो नहीं रखते हो, प्रोग्राम कोई चेंज हो रहा है तो उसका अपडेट आपने दिया नहीं दिया, सिक्योरिटी एक्सेस कर रहा है नहीं करा, एप्लीकेशन सिस्टम यूजिंग एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। और जो नई नई एप्लीकेशंस आ रही हैं उनके बारे में आपने एक्वायर करी नहीं करी, उस पर डेवलपमेंट जो हुए हैं वो एक्वायर करे नहीं करे, और उनकी मेंटेनेंस हुई प्रॉपर या नहीं। तो ये पॉलिसीज प्रोसीजर्स के अंदर सारे आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल आईटी कंट्रोल्स के हैं। तो इसको याद करने का तरीका है पाज, PAASD। स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी है लेकिन याद तो करना ही है। पाज्ड बोलो, पाज्ड पाज्ड। पी से प्रोग्राम चेंज, ए से एसएस सिक्योरिटी, ए से एप्लीकेशन जो कि एक्वायर डेवलप और मेंटेन, एस से सॉफ्टवेयर एक्विजिशन चेंज एंड मेंटेन, और डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, प्रोग्राम चेंज, एसएस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन का एक्विजिशन डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, फिर एस से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक्विजिशन चेंज और मेंटेनेंस, फिर डी से डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। इसके कंटिन्यूटी का जो आंसर है वो भी लिख लो। एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड बोथ ऑटोमेटेड और मैनुअल दोनों, दैट ऑपरेट इन अ बिजनेस प्रोसेस लेवल पे ऑपरेट करते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल कैन बी प्रिवेंटिव भी हो सकते हैं और डिटेक्टिव भी हो सकते हैं इन द नेचर, एंड आर डिजाइन टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द अकाउंट रिकॉर्ड्स, जो कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए इंटीग्रिटी बनाए रखता है। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होते हैं, ऑटोमेटेड और मैनुअल दोनों हो सकते हैं, प्रिवेंटिव भी होते हैं एज वेल डिटेक्टिव भी करते हैं नेचर में। अब इसके ना मोस्टली एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं कि इसके एग्जांपल्स को कौन कौन से हैं, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं इसका। तो इसके एग्जांपल्स ये जरूर से याद कर लेना। एग्जांपल्स ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, एडिट चेक्स, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, सीक्वेंस नंबर चेक, लिमिट चेक, फॉर्मेट चेक, रेंज चेक, रीजनेबलनेस चेक, मैंडेटरी डेटा फील्ड्स और एग्जिस्टेंस चेक। कौन कौन से, एडिट चेक्स, सीक्वेंस नंबर चेक, लिमिट चेक, फॉर्मेट चेक, रेंज चेक, रीजन रीजनेबलनेस चेक, मैंडेटरी डेटा फील्ड्स और एग्जिस्टेंस चेक। फिर आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स के अंदर आ जाता है। IT dependent controls are basically manual controls that make use of some form of data or information or report produced from IT system। जो IT dependent controls हैं वो कौन से होते हैं, मैनुअल होता है जो कि यूज किसको करता है, इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है, जिससे कि आपका इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, जो कि प्रोड्यूस कहाँ से होगी, IT सिस्टम से और एप्लीकेशन से। द डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल डिपेंड ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा। इसकी जो इफेक्टिवनेस जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो कि आप पे डेटा आया होगा उस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन द रिलायबिलिटी एंड सोर्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पे हमने ना सारे इसके 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने बुक में देखे वो सारे मैंने आपको बता दिए स्टडी मटेरियल से। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार सुन लेना है जिससे कि आपको याद हो जाए ये सारे आंसर्स। तो अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपको मेरे चैनल पसंद हो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। और बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।